कुमार उद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार। एमडीपी न्यूज के लोकप्रिय प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी से, या कहें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से। लेकिन आप का चित्रावली नाम से एक बड़ा फर्नीचर का शोरूम है और बच्चों की चीज़ें जो हैं उसके लिए फर्स्ट क्राई बहुत पॉपुलर ये फ्रेंचाइजी है, उसको लिया है फर्स्ट क्राई का। तो दो बड़े वेंचर के मालिक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से आज हम बातचीत करेंगे। और आप सिर्फ व्यवसाय नहीं है, आप एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं और विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं और हर शहर के एक से बढ़कर एक जो कार्यक्रम होते हैं सामाजिक, उनमें हिस्सा लेते हैं। तो आइए ऐसे व्यक्तित्व से आज खुलकर बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। ये कोरोना संकट से हम गुजर रहे हैं, तो शुरू में तो सब पूरा व्यवसाय ठप था। अभी लॉकडाउन के बाद अनलॉक का सिलसिला शुरू हुआ। ये आपके हिसाब से जो है ये कितना सही है और आपके व्यवसाय के हिसाब से ये कितना माफिक रहा है अनलॉक? देखिए, आज तो हम जिस पड़ाव में हैं, जिस एज में हैं, जिस उम्र में हैं, मुझे लगता है कि हमारी उम्र के दुगने के लोग भी ये जीवन में कभी इस काल को देखा नहीं था जी। और ये अचानक जैसे कोई घटना हो जाती है, अप्रत्याशित कोई घटना, तो ये अप्रत्याशित घटनाएं हुई। घटना इन द सेंस ये एकाएक हमारे प्रधानमंत्री ने रात्रि में अनाउंसमेंट कर दिया कि आज 12 बजे रात के बाद पूरा देश लॉकडाउन हो गया। ना कोई कहीं से आ सकते, ना कहीं से जा सकते, ना कोई प्रतिष्ठान खोल सकते। अपने घर में रहिए और घर से ही अपना जो भी रूटीन है, दिनचर्या, वो करिए। मास्क, सैनिटाइजर में रहिए, स्टे होम करके लागू कर दिया जी। इससे नुकसान तो काफ़ी हुई है, सिर्फ मेरे ही व्यवसाय में नहीं, पूरे देश में हर चीज़ों पे इसकी असर पड़ी है, चाहे वो जो भी डिपार्टमेंट हो। जी हाँ। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि अगर आप बड़े टाउन में हैं, बड़े व्यवसायी हैं, बड़े जगह पर हैं, तो आपका टर्नओवर बड़ा होता है। तो बड़ा होने से क्या होता है ना कि अगर 2-4 महीना अगर धंधा अगर आपका कम भी चला तो लोग भरपाई कर लेते हैं। छोटे शहरों में क्या प्रॉब्लम है कि मोटा मोटी ही चलता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है। छोटे शहर में एक दुकान, अगर फर्नीचर की मेरी दुकान है तो कम से कम 20 से 25 दुकानें यहाँ पे हैं, जनसंख्या उतनी है नहीं। तो इसके कारण से असर काफ़ी पड़ता है इसमें। किराए महंगे होते हैं, स्टाफ के खर्च होते हैं, बिजली बिल होते हैं, लेकिन आउटपुट बहुत नहीं हो पाता है। तो छोटे शहरों पे थोड़ा ज़्यादा असर पड़ता है बिजनेस के हिसाब से। तो जो अनलॉक का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं ये मानूं कि आपके व्यवसाय के लिए बहुत संतोषजनक ये फैसला नहीं, मतलब संतोषजनक स्थिति नहीं है, मैं ये मानूं। नहीं, जैसे ये जो अनलॉक हुआ है, अनलॉक के बारे में आपको बता दूं कि कोई भी व्यवसाय जो है वो डिपेंड तब करता है जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छा हो, कस्टमर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। अभी हमने जब से आश्वासन मिला कि आपको दुकानें खोलनी है, तो जब से मैं खोला तो मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन लोगों का आवागमन रहा और मोटा मोटी सेल भी अगर 20 आदमी आए तो उसमें 2-4 आदमी सामान को खरीदे।
लेकिन 1 जुलाई से मार्केट बिल्कुल ठंडा हो चुका है। उसका कारण क्या है कि हम लोग का तो डिपेंड शादी विवाह पे होता था। इस बार शादी विवाह तो हुआ ही नहीं, अगर हुआ भी तो छुटपुट, वो भी लोग नॉर्मल जैसे किसी तरह से करके विवाह को संपन्न किए। तो इसलिए हम लोग भारी नुकसान में हैं, भारी तकलीफ में हैं। मैं ही नहीं, कपड़ा व्यवसायी, गोल्ड व्यवसायी, जो भी शादी से रिलेटेड थे, सारे लोगों की परेशानियां जो है वो आज तक बरकरार है। मुझे लगता है कि आगे भी कुछ दिन तक झेलना ही पड़ेगा, इसको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, जैसे बहुत सारे यहाँ के जो व्यवसाय हैं वो सिर्फ स्थानीय जो जनता है, स्थानीय जो लोग हैं उस पर निर्भर नहीं है। वो चूँकि एक तीर्थ स्थान है, एक पर्यटक स्थान भी है, पर्यटन स्थल भी है, तो लोग बाहर से काफ़ी आते हैं और वे भी खरीदारी करते हैं। तो आपका व्यवसाय सिर्फ स्थानीय लोगों पे आश्रित है या बाहर के लोगों पे भी आश्रित है? नहीं, हम लोग का व्यवसाय पूर्णतः स्थानीय लोगों पर ही डिपेंड करता है। बाहरी लोगों से मतलब जो भी मेला में आते हैं या फिर मंदिर आते हैं, पूजा करने आते हैं, उन लोगों से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मतलब मेरे कारोबार से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो अभी आपने देखा कोरोना के काल की चर्चा हुई कि ये जो कुछ हुआ, जिस तरह से हुआ, ये आपसे दुगने उम्र, हमसे दुगने उम्र के लोगों को भी ऐसा एहसास नहीं था। हालांकि 1918-1920 के दौरान भी इस तरह के वायरस का प्रभाव हुआ था, प्रकोप हुआ था और काफ़ी लोग मारे गए थे। उसकी याद लोगों को अब भिड़ गई थी। हालांकि कहा जाता है कि उसका असर जो 1960 तक था उस वायरस का। तो ये जो कुछ हुआ, तो इसकी कल्पना की थी कभी कि ऐसा होगा, सब कुछ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो मतलब इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि मुझे याद है कि अगर 2 घंटे ट्रेन लेट हो जाती थी या पटरी में कोई खराबी आ जाने के कारण, या एक दिन अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई दल के लोग अगर मार्केट बंद कराते थे तो पेपर में, न्यूज़ में बड़े बड़े न्यूज़ आते थे कि इससे इतना गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, ये मार्केट में इतना व्यवसाय का मतलब ये नुकसान हुआ। लेकिन ये तो मतलब अजीब हुआ कि सारे चीज़ एक बार ठप हो गए तो कितनी नुकसानें हुई होगी। जब मैं कल्पना करता हूँ कि लोग कैसे रह रहे होंगे। जैसे कभी कभी आपको गांव में जब जाएंगे दियारा क्षेत्र में, तो कभी कभी क्या होता था कि अगर माता पिता का घर यहाँ पे है और उनका ही अगर कोई दूसरे पुत्र हैं जो माता पिता से अलग होके रह रहे हैं, वो अगर 50 मीटर 100 मीटर दूर पे घर बनाए हैं, तो ये स्थितियां होती थी बाढ़ आने के बाद कि बीच में वो मिट्टी को ले जाने के बाद जो नदी में खाई बन जाती है, बीच में नदी हो जाती थी और एक तरफ लोग इधर से देखते थे, एक तरफ उधर से देखते थे। दोनों सिर्फ देखते रहते थे कि ये क्या हो रहा है, बातचीत भी नहीं कर पाते थे या मतलब अपनी बात को या अपनी फीलिंग को रख नहीं पाते थे। तो अब आज के डेट में वही स्थिति हो गई कि लोग किसी को कोई फीलिंग नहीं रख पाता था। लोग खिड़की से झांक रहे हैं, बाहर नहीं निकलते थे। रोड पर कोई निकलता था तो लोग उसका मतलब उसकी शिकायत करते थे, उसके प्रति लोगों को घृणा होता था कि जब अभी लॉकडाउन है तो लोग बाहर में क्यों बात कर रहा है, क्यों सड़कें पर 2-4 लोग खड़े हैं। ऐसी फीलिंग उत्पन्न समाज में होने लगी और लोग ऐसा महसूस करने लगे। तो ये तो आश्चर्य की बात तो है। अच्छा, ये कोरोना के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ रही हैं, आप लोगों में जागरूकता की कमी रही है। तो आपका जो परिवार है, आपके परिवार में आपके बड़े भाई साहब बड़े चिकित्सक हैं, तो घर में डॉक्टर होने के कारण तो आप निश्चित रूप से आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। तो ये जानकारी जो मिली उससे आप बहुत अवेयर रहे, संभल के रहे, या उसका खौफ रहा आपके ऊपर? देखिए, मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि खौफ की बात तब होती है जब आपको उसकी जानकारी की कमी हो। अगर आप जानकारी अगर आपके पास पर्याप्त है कि हम अगर ये सुविधाएं ले सकते हैं, अगर प्रिकॉशन हम ये ले सकते हैं और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो सबसे पहला है कि खौफ आपका ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, एक्चुअली कोई भी आपदा या कोई भी
इस तरह का वायरस या किसी तरह का कोई समस्याएं अगर आती है, तो जो भी सरकार का या आयुष विभाग का जो भी दिशा निर्देश है या मेडिकली जो दिशा निर्देश होता है, वो अगर आप पालन करते हैं तो आपके साथ बहुत घटनाएं या कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं आपके साथ नहीं हो सकती है। आप संजोग है, अगर लोग प्रिकॉशन में रहते हो, कभी कभी मिस्टेक से हो जाना एक अलग बात है, लेकिन प्रिकॉशन तो करना ही चाहिए। तो हम लोग ने डे बाय डे, मतलब जिस डेट से शुरू हुआ और जो तरीकाएं जो मतलब आते रहे, हम लोगों ने वो सारे तरीकाएं को पूरा फुलफिल करते रहे। और मैं ही नहीं, मेरी फैमिली ही नहीं, मेरे संपर्क में जो भी व्यक्ति हैं या थे, या आज के डेट में भी अगर मैं मार्केट जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो बिना मास्क के नहीं जाता हूँ। सैनिटाइजर देखिए मेरे जेब में ही रहता है। और मैं हर लोगों को सजेशन देता हूँ। देवघर प्रशासन को मैं सबसे पहले धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक देवघर में हेल्प ग्रुप बनाया। उस हेल्प ग्रुप के तहत हम लोगों को जोड़ा, और जिस दिन से हम लोगों को जोड़ा गया, मैं उस दिन से आपको बता दूं कि अवेयरनेस के लिए हम लोग जो है काफ़ी मेहनत किए। मतलब हर जो जैसे लक्ष्मी मार्केट में दुकान में जा के भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आप मास्क लगवाइए, इसके अलावे जो है सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। जा के हम लोगों ने जितना हुआ अवेयरनेस किए, प्लस हम लोगों से जो हो पाया, हम लोगों के पास जितना भी मास्क की सुविधाएं थी या जो भी सैनिटाइजर था, उसका भी हम लोगों ने प्रयोग करवाया, लोगों से कहा। तो अवेयरनेस तो जीवन में बहुत जरूरी है। ये कोरोना तो एक अलग चीज़ है, ऐसे भी अगर आप आम जीवन में अगर कोई समस्याएं, आपके शारीरिक कोई बीमारी है या कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर प्रिकॉशन के लिए बोला जाता है तो प्रिकॉशन तो रहना ही चाहिए। कोरोना तो कोरोना ही है, और नहीं भी है तो भी अगर कोई कहता है कि आप इस चीज़ से अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो ये चीज़ आगे नहीं होगी, तो हम चाहते हैं, मतलब हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि जितने भी नियम कानून या जो भी लोग दर्शाते हैं या जो भी लोग आपको बोलते हैं कि आप ये चीज़ करेंगे तो इससे आप बचेंगे, आप ये चीज़ करेंगे तो आपको इससे ये चीज़ें आपके बॉडी में नहीं आएगी, कृपया मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ सभी जनता से, सभी भाइयों से, सभी लोगों से कि प्रिकॉशन ऑलवेज लीजिए। एक कभी कभी रहता था कि गाड़ी उड़ी में या कहीं रोड में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। वही बात है, प्रिकॉशन लेंगे, नहीं लेंगे तो दुर्घटना तो होगी। एक चीज़ और है, मैं बल्कि उसमें जोड़ना चाहूँगा, एक तो पूछना भी चाहूँगा कि जैसे आप के घर में डॉक्टर हैं, जैसे उस प्रिकॉशन लेने की हकीकत को बताते रहे, आप उसको आपने उसका पालन ही नहीं किया, दूसरे से भी पालन करवाया। लेकिन यहीं पे एक और भी बात है, एक और हकीकत जो है कि वो भी डॉक्टर साहब बताते होंगे कि इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। तो लोगों को बताते भी होंगे कि भाई ये सब दवा नहीं है, ये जो है बच के रहोगे तो ही बचे रहोगे। ये जितने तरीके बताए गए हैं बचने के, हाथ धोना, मास्क लगाना, दूरी बना के रखना, तो इस हकीकत को आपको बताया गया होगा कि इसकी कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ें ऑलवेज ज़िंदगी में हर लोगों को सीख लेनी चाहिए। कोरोना हो या किसी भी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो आपका इंटरनल जो शक्ति होता है, उस शक्ति को आप जितनी मजबूती से बरकरार रखेंगे, आपको रोग कम सताएगा। तो इम्यूनिटी पावर, इसमें सभी जगह कहा गया कि इम्यूनिटी पावर को आप जितना हाई रखेंगे, कोरोना से आपको कोई समस्याएं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब इम्यूनिटी पावर जो है वो हम कैसे बढ़ाएं? हाँ भाई, यही कि आप क्या करते हैं इसको बढ़ाने के लिए? कैसे इम्यूनिटी पावर यानी कि रोगों से लड़ने की आपके अंदर जो क्षमता होती है, उस क्षमता का कैसे डेवलप कैसे बढ़ाएं उसको। तो जहाँ तक मेरे बड़े भाई साहब के द्वारा, गूगल के द्वारा या और चीज़ें के द्वारा जो सामने आई है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का प्रयोग करना पड़ेगा जी, चमन परास का प्रयोग करना पड़ेगा, श्री तुलसी का प्रयोग करना पड़ेगा। कोशिश करें
हम पानी पिएं तो सुसुम पानी ही पिएं, गर्म पानी का ही प्रयोग करें। आपका बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं और अपने आप को अगर इम्यूनिटी पावर को आप बढ़ाए रहते हैं तो दूर दूर तक कोरोना आपके साथ दोस्ती करने नहीं आएगा, वो भागा ही रहेगा आपके पास से। तो इम्यूनिटी पावर जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, लॉकडाउन पीरियड में जब घरों में लोग बंद थे तो निश्चित तौर से आप भी बंद होंगे, तो उस दौरान आपने क्या क्या किया, मतलब किस तरह से लॉकडाउन पीरियड को पार किया आपने? एक्चुअली क्या है ना, कुछ चीज़ें तो मीडिया में नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल कर रहा है बोलने का। ये लॉकडाउन होने से ना कुछ चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हुआ। फ़ायदेमंद इन द सेंस क्या हुआ कि घर में महिलाएं क्या करती है इसका अनुभव आपको नहीं हुआ करता था। आप बहुत हल्के में लिया करते थे कि दिन भर घर में तुम क्या करती हो, खाना बनाती हो, उसके बाद सो जाती हो। तो महिलाओं का दर्द, यानी कि घर में चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या जो भी हो, उनके दर्द को हर मर्द को समझने का एक मौका मिला, एक अवसर मिला। और मैं कोशिश किया कि जो भी समय हमें मिला मैं उसका साथ दिया। चाहे मुझे बर्तन धुलाई अगर करने को कहा गया तो मैं वो भी किया, मुझे प्याज काटने का दिया गया तो मैं वो भी काटा, मुझे अगर कहा गया कि आप झाड़ू तक दे दो तो मैं झाड़ू भी दे दिया। मुझे लगा कि अगर कोई एग्जाम ही देना पड़ रहा हो तो मैं क्यों नहीं इसमें पास कर जाऊं, तो मैं कोशिश किया पास करने का। ये भी एक तरीका था। दूसरा था कि इतना समय हम अपने परिवार को, बच्चों को नहीं दे पाते थे, जो कोरोना काल में हम लोगों को मौका मिला, बच्चों से घुले मिले, फ्रेंडशिप जैसा हम लोगों ने हुआ। अगर कोई गेम ही खेलना है तो एक साथ खेल रहे थे, बच्चे को पढ़ाना ही है तो साथ में ही पढ़ रहे थे, टीवी देखना है तो साथ में ही देख रहे थे। और जितने परिजन थे सबों से हमने रूटीन बना लिया था कि आज इनसे बात करना है, आज इनसे बात करना है। और दूर दूर के जो भी परिजन दूर में थे सबों का गिला शिकवा हमने दूर कर दिया कि नहीं बात करते हो, टाइम नहीं है। तो सबों से बात करके अपना टाइम पास किए और उसके बाद जो समय बचता था तो फिर समाज सेवा में निकलते थे। अच्छा, एक चीज और है कि आपका जो व्यक्तित्व है कि आपके मित्रों की संख्या बहुत है, मित्र मंडली अक्सर आपके साथ बैठती है और आप सबका मनोरंजन करते हैं तरह तरह से। ये मनोरंजन का भी मौका मिला परिवार को, अपने मनोरंजन? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक ये रूप भी आपका जी 100% परिवार के लोगों को दिखा होगा। अंतराक्षी के हिसाब से, गाना के हिसाब से या कॉमेडियन के हिसाब से आपस में जो भी होता था वो सारी चीज़ें होती थी। इवन घर के ही नहीं, हम लोगों ने ग्रुप बना के, हमारे जो भी सर्किल के लोग थे घर में थे तो उनका मनोरंजन भी हम लोग ग्रुप बना के करते थे। व्हाट्सएप ग्रुप बनता था, उसमें हम लोगों ने किया करता था। देवघर से निश्चित रूप से बहुत गहरे तौर पर जुड़े, देवघर का विकास आपने देखा है। तो इससे दौरान यानी कि कोरोना काल में देवघर का जो रूप आपको दिखा, उससे कैसा लगा, क्या अनुभूति आपको? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ अनुभव में शेयर करना चाहता हूँ आपको, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिला के जो मालिक होते हैं, उपायुक्त या जो भी आईएएस होते हैं, उनकी पढ़ाई ऐसी है, ट्रेनिंग ही ऐसी है जो एक मापदंड के हिसाब से पब्लिक से जुड़ते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बहुत करीब से जाके देखा, मेरी जिंदगी का सबसे पहला ऐसा उपायुक्त महोदया या ऐसे डीसी हैं जिन्होंने पब्लिक और प्रशासन में कोई फर्क ही नहीं किया। पब्लिक को और प्रशासन को, यानी प्रशासन को भी फील होता था कि मैं पब्लिक हूं और पब्लिक को भी फील होता था कि मैं प्रशासन हूं। उन्होंने इस तरह का एक टीम तैयार किया देवघर में, जो टीम मिलकर कोरोना काल में जो आज आप रिजल्ट देख रहे हैं कि हम लगभग मुक्त हैं, उसका मुख्य कर्ता धर्ता अगर कहें तो हमारी डीसी
महोदया हैं, उपायुक्त महोदया हैं नैन्सी साहब में, जिनका व्यक्तित्व इतना मृदुल है, स्वभाव इतना मधुर है कि अगर साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर उनके पास जाते हैं, वो खुश होकर मिलके निकलते हैं, किन्हीं को इनकार नहीं करती है और बारीकी से हर एक चीजों को सुनती हैं और उस पर तुरंत अमल करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने भी मिला है उनका फैन हो चुका है। क्योंकि मुझे वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि कम से कम देवघर जिला में हर एक लोगों के दिलों पर वो जरूर राज करती है। मैं एक बात और है, जो देवघर में कोरोना के जो संक्रमित जो है लोगों की संख्या नगण्य है। जो भी संख्या यहाँ दिखी है अभी भी है, वो जो बाहर से लोग आए, तो पहली बात तो यह है कि जो बाहर से जो लोग आए हैं अपने लोग हैं, तो बाहर काम कर रहे हैं, तो आए तो प्रशासन ने जो जिस तरह से उनका स्वागत किया वो तो स्वागत योग्य है, मैंने उनको धन्यवाद के लिए पाता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो लोग आए, जो भी थोड़ा बहुत जो संक्रमण हुआ है, तो उसको आम लोगों को नजरअंदाज करके और सरकार को भी चाहिए कि इनको जो है कैसे यहाँ रोजगार अपनी जगह पे रोजगार दे, अपने जिले में रोजगार दे, अपने राज्य में रोजगार दे। आपका क्या मानना है? कि 100% मानना है कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए और मुझे लगता है कि जितना चिंतित हम लोग हैं, कहीं उससे ज़्यादा चिंतित हमारे प्रशासनिक लोग हैं, उपायुक्त महोदय हैं, क्योंकि इस पर हमको लगता है कि 4 से 5 बार मीटिंग भी हो चुकी है और लोगों को रोजगार दिया भी जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं ना, नग्न है। अगर यहाँ बड़ी बड़ी उद्योग होते हैं या फिर कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता जहाँ लोगों को लगाने का जगह मिलता, तभी तो आप लगा सकते थे। अभी देखिए जो मनरेगा के थ्रू जो सुविधाएं दी जा रही है या जो लोगों ने दिया जा रहा है, तो सब लोगों को मनरेगा में दिया गया। इसके अलावे एक योजना बनाया गया, अगर किन्हीं पब्लिक का कोई बड़ा जमीन है, प्लॉट है, अगर कोई चाहते हैं कि मैं उस पर कोई खेती करूं या वन का वृक्ष पेड़ लगाऊं, उस पर सरकार ने फ्री में पेड़ दे रही है। वो जो आदमी जो काम करेंगे उसका ही पेमेंट सरकार ही करेगी। सारी चीजें जो है मतलब इस तरह से सरकार लगी हुई है, कर रही है। लेकिन अफसोस है कि हमारे यहाँ उस तरह का कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं है या कोई उद्योग धंधे नहीं है जिसकी बदौलत की तुरंत का तुरंत किन्हीं का निराकरण हो जाए या किन्हीं को जॉब दे दिया जाए। लेकिन जो भी प्रारूप है वो लोग कर रहे हैं, एनजीओ के थ्रू करवा रहे हैं या जो भी प्रशासनिक शासनिक जो स्थिति है उस पर ऑलरेडी वर्क चल रहा है। अच्छा, ये कोरोना काल में संक्रमण का उस तरह का दौर था जब लोगों को खौफ था, तो बहुत सारे काम हो रहे थे, समाज सेवी संस्थाएं भी ये। तो आपको क्या लगता है किस तरह से, जैसे नगर निगम के लोग हैं, पुलिस प्रशासन, उस काल में आपको क्या लगा कि इनके बीच में तालमेल था या तालमेल का अभाव था? इनके काम को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए 2-3 चीजें आपको ऑलवेज ध्यान में होनी चाहिए कि जब कोई समस्याएं आती है, जब कोई प्रॉब्लम उभरता है, तभी टीम वर्क को देखने को मिलता है। ऐसे इंटरनल किनके बीच में क्या है, इससे ना तो पब्लिक को कोई लेना देना है और ना हमें लेना देना है। लेकिन इस कोरोना काल में मैं क्या पूरा शहर महसूस किया और हम गर्वान्वित हैं इस चीज से कि डीसी मैम के नेतृत्व में जो पूरे टीम थे, वो जैसे रुद्राक्ष का माला होता है ना, उसी तरह का पूरा टीम बना हुआ था। कोई किसी से कम नहीं थे। अगर आप कभी स्टेशन जाते और आप वहां फील करते तो आपको महसूस होता कि जैसे हमारे विशाल सागर सर एसडीओ हैं, हमारे एसडीपीओ विकास श्रीवास्तव सर हैं, या हमारे पीयूष पांडे सर एसपी हैं, या हमारे नगर निगम के शैलेंद्र सर हैं, या इवन उनके टीम जो उनके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के कर रहे हैं। अगर आप जाते तो रियल भक्ति आपको देखने को स्टेशन पे मिलता। मुझे तो याद है कि एसडीओ साहब, ये डीएसपी साहब, ये लोग अपने से खाना ले के लोग बोलता था टच नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है।
लेकिन ये लोग भावुक होकर छोटे छोटे बच्चे को देख के, महिलाओं को देख के, या फिर उस तरह के लोग को देख के, या फिर जो अपाहिज हैं या जिनको चलने में दिक्कत था, या जिनको लग रहा था कि ये आदमी कमजोर हैं, ये लाइन में लग के खाना नहीं ले सकते, खुद ये लोग उठा उठा के देते थे। और 24-24 घंटा इन्होंने ड्यूटी किया है, 24-24 घंटा स्टेशन पे ही फ्रेश होना, घर नहीं आ पाते थे। तो ये सब मतलब अगर आप देखते ना तो आपका पूरा रोआ देखिए मेरा खड़ा हो जा रहा है देखा कि उनका मतलब कार्य, इन लोगों का जो कार्य इतना सराहनीय रहा है। और इनके साथ साथ जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, जो सोशल वर्क कर रहे थे, उन लोगों को भी अगर आप देखते तो आप सरप्राइज हो जाते कि हमारा देवघर सच में जो सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है, सांस्कृतिक ही नहीं, ये भावनात्मक राजधानी भी है। भावना से भी जो है लोग एकदम भरे पड़े हुए। पूरे ग्रुप में 12 बजे रात में अगर आता था कि फलाने आदमी को खाना पहुंचाना है, एक आदमी को पहुंचाने के लिए 10 समाजसेवी खड़े हो जाते थे कि मैं पहुंचाऊंगा, मैं पहुंचाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में जो स्थितियां देवघर की थी, ये हमारे पूरे देश में कहीं। तो आप भी बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरह के काम करते रहे उस दौर में समाज सेवा के लिए? हाँ, एक्चुअली मेरा विभिन्न प्रकार का काम था। अगर कहीं खाने वाने का, अगर कहीं सर्विस देना था, सेवा देना था, तो वो भी हम लोग करते थे। मेरे गाड़ी में तो चूड़ा, मुढ़ी, आपका ये दालमोट, चना, ये सब ऑलवेज, आज भी डिक्की अगर मेरा खोलेंगे तो आज भी पड़ा हुआ है। मैं कहीं निकलता था चौक चौराहे पे, इवन गरीब लोग ही नहीं, मैं गरीब तो बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस कोरोना काल में कौन अमीर और कौन गरीब ये पता ही नहीं चला, क्योंकि मुसीबत सबके साथ आया था। जिनको भी जरूरत महसूस होती थी या मेरे कान में आता था या मेरे नज़र पे आते थे, मैं गाड़ी से निकाल कर उनका सेवा करता था। या फिर जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत था कि नहीं, उनको राशन की आवश्यकता या जो भी है, तो मैं कोशिश करता था कि मेरे पास जो है सो है। अगर मेरे पास नहीं था और जो संगठन कर रहे थे, मैं उनको ट्रांसफ़र कर देता था, मैं उनको सारी सूचनाएं दे देती थी। और वो जिस तरह से मुझे बोलते थे कि आपके द्वारा ही ये बच जाए, तो मैं खुद से जाके दे देता था, या वो लोग एक्टिव होकर खुद देते थे तो फिर वो लोग दे देते थे। तो इस तरह से भी बहुत सारी हुई है। जैसे आप जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं, या अन्य जो पदेन लोग थे नगर निगम के, सारे लोगों ने दिल खोल के, कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लगा कि उनको नहीं करना चाहिए, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, फिर भी वो लोग निकल के किए। अब हमारे माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे दिल्ली से लेके देवघर तक पूरे देश में जितने लोग फंसे हुए थे और उनके कान में जितनी बातें गई या जितनी सूचनाएं मिली, सबों को उन्होंने घर तक पहुंचवाया। ये गाड़ियां चलना, ये सुविधाएं चलनी। यहाँ पे एक बात ये भी है कि जितने काम हुए, लेकिन इन दिनों जो समाज सेवा है या मदद पहुंचाने का जो काम हो रहा है, वो काम लगभग रुक गया है। जबकि जो अनलॉक का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें बहुत से लोग को उस तरह से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बहुत से लोगों के व्यापार उस तरह से नहीं हो रहे, व्यवसाय नहीं हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है एक तो संक्रमण जो है वो रुका नहीं है, पहले से बढ़ा है, चाहे राज्य में हो, जिले में हो या देश में हो। तो इसको जो है कि अभी भी मदद की आवश्यकता है, अभी भी एहतियात की आवश्यकता है, अभी भी बच के रहना है और जरूरत पड़ने पे घर से निकलना है। लेकिन जो समाज सेवा का एक जुनून कभी देखा गया, वो अब धीरे धीरे लोग पस्त हो गए या वो रुक गया है। तो इसको आप कैसे कहें, क्या अभी सिलसिला किस तरह से चले, जो खासकर जो संपन्न लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं? मैं इस चीज से मैं आपका सहमत इसलिए नहीं हूँ कि आज भी वो चीजें चल रही है, पर फर्क क्या है इसको समझा जाए। पहले लॉकडाउन था, लोग घर में रहते थे, तो लोगों को ये इमोशनल रिलेशन होता था, इमोशनल एक अंदर से एक चीजें आती थी कि घर में लोग पड़े हुए, मैं उनका मदद करूं। और जितनी भी सूचनाएं मिलती थी लोग जाके मदद करते थे। मदद आज भी जारी है। फर्क क्या है, पहले लोगों का डिमांड आता था कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, उपायुक्त महोदया को या कोई प्रशासनिक अधिकारी को या समाज सेवा को
सेवक को ये सूचनाएं पहुंचती थी, तो जैसे सूचनाएं पहुंचती थी तो लोग क्या करते थे कि तुरंत देर देर जाके उनको सेवा देते थे। अभी क्या है ना कि सूचनाएं ही बिल्कुल कम हो गई है, मांग ही बिल्कुल कम हो गया है। क्यों कम हुआ? छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो भी है, जो जहां है, कुछ ना कुछ उनकी कमाई हो रही है। दूसरा चीज क्या है, सरकार ने पहले भी एडवांस में 3 महीने का राशन दिया, अभी फिर 5 महीने का राशन देने जा रही है। तो नॉर्मल जो हमारा, जो हम जिस कल्चर में हैं, भात दाल सब्जी, यही लोग ज्यादा हम लोग खाते हैं। इसकी कमी इसलिए नहीं है कि आलू भी दिया जा रहा है, चना भी दिया जा रहा है, दाल भी दिया जा रहा है, चावल भी दिया जा रहा है, तो लोग अपना पेट भर रहे हैं। कहीं कहीं त्रुटियां होगी। बहुत सारा एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, खासकर मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग अभी भी वंचित है, उनकी एक समस्या बनी हुई है। इस पे तो खैर बात करेंगे और भी बात करेंगे, आपके और भी मुद्दों पे आपसे बात कभी करेंगे। आज हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे अब आपसे कि जो अभी अभी जो कुछ होने वाला है, भविष्य में क्या होगा, अभी तक इसकी दवा नहीं हम खोज पाए, वैक्सीन खोज नहीं पाए हैं, तो अभी कब तक वैक्सीन खोज पाएंगे, कब तक उसकी जांच होगी, उसको परीक्षण उसका किया जाएगा फिर मार्केट में, तो एक लंबा समय अभी भी हमें जो है एहतियात के साथ बिताना है, गुजारना है। तो ऐसे में हम कैसे बिताएं, लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से बच के रहें? सबसे पहले तो मेरा अपील पहले भी था और आज भी मैं अपील कर रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो फार्मूला है उसे आप बिल्कुल पालन करें। हाथ को सैनिटाइज करें, चाहे आप साबुन से करें या सैनिटाइजर से करें। मास्क अवश्य लगाएं। दूसरा जो सबसे बड़ा मेरा सजेशन है, सजेशन ही नहीं, मेरा आरजू है, विनती है आप सबों से, इस तरह की समस्याएं जब भी आती है या जब भी समस्याएं आई है, मुझे लगता है कि शायद आज की स्थिति में, जिस स्थिति में हम लोग आज बैठे हैं, चंद समय में 2-3 महीना आगे हमें लगता है कि थोड़ा और भी समस्याएं बढ़ सकती है, जिस तरह से संख्याएं बढ़ रही है। इसका सीधा सीधा आर्थिक समस्याएं बढ़ेगी, उसका असर ज्यादा पड़ेगा लोगों पे, हम पे भी पड़ेगा, औरों पे भी पड़ेगा, सबों पे पड़ेगा, मैं भी। लेकिन इसका एक सबसे मूल मंत्र है कि आपको 100% 2020 जो है, आप सिर्फ जीने के लिए सोचें। आप में ईश्वर इतना क्षमता दें कि आप सहनशील बने, बर्दाश्त करने की क्षमता रखें, अपने भी रखें, औरों को रखें, क्योंकि पेशेंस से आपके जीवन में काम आएगा। अभी जो सूचनाएं आ रही है, लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, लोग घर छोड़ के भाग जा रहे हैं, मतलब मेंटली इतना परेशान है लोग। मैं सबों से गुजारिश करता हूं कि आप पेशेंस रखें, इतना पेशेंस रखें कि आपके पेशेंस को देख के दूसरे भी पेशेंस रखने लगे। और जब सारे लोग पेशेंस रखेंगे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आप जीवित रहेंगे, एक कहावत है, जो लोग दुख को देखता है ना, वही सुख को देखता है। अगर आप दुख में संयमता से अभी आप जिएंगे, तो मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि आज जिस कष्ट में हैं, इससे कई गुना सुख में आप 2021 में रहेंगे। क्योंकि मेरा भारत बदल रहा है। हम खुद चीज जो हम दूसरे से लिया करते थे, हम खुद उसको पैदा करने में लगे हुए हैं, और इतना ज्यादा चेंजिंग आएगा कि हमारा आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी और सब लोग हम सुखी रहेंगे। बाबा बैद्यनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूं, यही निवेदन करता हूं कि आप लोग संयमता से रहें। एक आखिरी सवाल, बाबा की बात भी आप कर रहे थे, इस बार श्रावणी मेला जो है नहीं हो रहा, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ना लाजमी है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जो पेरा व्यवसायी थे, जो
फूल बेचने वाले थे, जो बद्धी बेचने वाले थे, जो मंदिर के पुजारी थे, पुरोहित लोग थे, इन लोगों पर ज़्यादा असर पड़ेगा। और लेकिन मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा कि उन्होंने जो पेशेंस का मिसाल कायम किया है। माननीय सांसद ने इतना विरोध किया कि नहीं मंदिर खुलना चाहिए, हाईकोर्ट तक गए, इसके बावजूद लोगों ने पेशेंस रखा कि मंदिर ना ही खुले तो ज़्यादा अच्छा है। इवन मुख्यमंत्री तक लोग सलाह देने गए कि मंदिर नहीं खुले तो हम लोग बचेंगे, जान बचाने की कोशिश में इन लोगों ने सारा प्रयास किया। मैं इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं कि इसी जुनून और इसी जज्बे से आप और 5-6 महीना काटें। और मुझे लगता है कि अगला समय बहुत सुखमय और बहुत अच्छा समय आएगा। तो अभी हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे, एक मुलाकात में श्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से। आपने उनकी बातें सुनी। क्योंकि ये बात कोरोना का संकट जो भी चल रहा उस पर था, कैसे बचे, तो आपने उनकी बातें सुनी और उन बातों को हमें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तो इसी के साथ ये सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। अगली मुलाकात में फिर एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।